हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जैसा कि कुछ समय पहले हमारी पोस्ट पे एक अनाउंसमेंट हुई थी कि अपन काम कर रहे हैं तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज प्लानर्स लाने पे। ये प्लानर जो है फोकस है मेजर 2026 के बच्चों के लिए, लेकिन फिर उस पर कुछ वालों की डिमांड है कि भैया बना ही रहे हो तो कुछ इस तरीके का बनाना कि 27 वालों के लिए भी काम आए। तो ठीक है, इसमें कुछ अपन ने ऐसी बातें रखी हैं जो कि दोनों के लिए काम आएंगी। और 26 वालों के लिए खासा मुझे इस समय लगता है उनको आवश्यकता होगी एक चीज़ की कि भैया न्यूमेरिकल कैसे अपन सॉल्व करें। तो उस विषय पे अपन ने ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करी है। मेरी राइटिंग जो है आज की खराब तो है नहीं, और तुम लोग हमारे बहुत समय के यार हो, तो तुम इसके लिए मुझे माफ़ करते आए हो, माफ़ करोगे। और केमिस्ट्री का प्लानर है, उसको अपन शुरू करते हैं। शुरुआत सबसे पहले करेंगे वेटेज से। ठीक है, केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस होते हैं, तुमको ये बात पता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। और पिछले कई सालों का, अब 4-5 साल हो गए इस बात को, कि ऑर्गेनिक का वेटेज जो है 40% रहता है, इनऑर्गेनिक का 30%, फिजिकल का 30%। पहले क्या होता था, ऑर्गेनिक करीब करीब 50% आ जाती थी, फिजिकल करीब करीब 30% आती थी, और इनऑर्गेनिक काफ़ी कम आता था। लेकिन 2025 के पेपर में ये देखा गया कि एनटीए ने कुछ शिफ्ट्स में सडनली इनऑर्गेनिक का जो पार्ट था वो थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो अब अपन को इनऑर्गेनिक को भी सीरियसली लेके चलना है और उसके वेटेज को अंडरमाइन नहीं करना है। ठीक है, वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, वीडियो में अपन सब्जेक्ट दर सब्जेक्ट जाएंगे एंड सब्जेक्ट दर सब्जेक्ट मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कुत्ते भौंक रहे। हाँ, हम इसके दर जाएंगे एंड हर में बात करेंगे। कुछ बच्चों ने कहा कि हाई वेटेज चैप्टर्स जो हैं वो दे दो, कुछ ने कहा नहीं दो। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, इंक्लूड कर दिए हैं, सब टॉपिक्स के साथ इंक्लूड कर दिए हैं रिसर्च करने के बाद। जिसको चाहिए वो देख ले, जिसको नहीं चाहिए वो स्किप कर देना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पे, कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे जो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऊपर तो ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ये धारणा रहती है कि अच्छा इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है, बट उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता तुम्हें ऑर्गेनिक में भी है। किस तरीके के सवाल, तुम्हारे कन्वर्जन टाइप के सवाल के। अच्छा, तुम्हें 2 रिएजेंट दिए हैं ए से बी, और तुम्हें एक रिएक्टेंट दिया है, एक प्रोडक्ट दिया है, और तुमसे रिएजेंट पूछ लिया है, तो रिएजेंट आइडेंटिफिकेशन का सवाल तुमको ऑलरेडी यहाँ पे दिया है कि अच्छा बेंजीन है, तुमको ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है, तुम्हें ये बताना है कि ए क्या फॉर्म हुआ, फिर यहाँ पे ये दिया है तो उसमें बी क्या फॉर्म हुआ। सपोज करो तुमने इसमें अल्कोहल डाल दिया या तुमने इसमें कुछ और डाल दिया, तो बी क्या बना, फिर सी क्या बना, तुमने यहाँ क्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया या कुछ भी। ऐसे तरीके के जो सवाल है ना, ये तरीके के सवाल तुम्हारे रिएक्शंस पे बहुत तगड़ी पकड़ बनाते हैं, तुम्हें रिएक्शंस याद भी होते हैं, और तुम्हारा जो ऑर्गेनिक में दिमाग है वो बहुत क्रेजी लेवल पे खुलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और आती है जब भी तुम ये सवाल लगा रहे हो, अब ये चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो। फिजिकल में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल से और ग्राफ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तुम देखोगे अभी वीडियो में आगे। चाहे इनऑर्गेनिक हो, तुम्हारी मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स में अगेन बहुत सारे न्यूमेरिकल तुम्हें प्रैक्टिस करने होते हैं। कहीं भी अगर तुम्हारा डाउट रह जाता है तो उसका एक प्रॉब्लम है बहुत मेजर। अगर तुम्हारा किसी टॉपिक में तुमने ऑर्गेनिक का कन्वर्जन टाइप का सवाल लगा रहा है, तुम्हारा डाउट आ गया कि यार यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है रिएजेंट, या ये कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, तुमने वो हाथ के हाथ अगर क्लियर नहीं किया या डे एंड तक क्लियर नहीं करा, तो तुम्हारा उस पर्टिकुलर टॉपिक ओवरऑल में जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और वो चुभेगा कब, जब फाइनल एग्जाम डे के दिन तुम्हारा वो क्वेश्चन तुम्हें ताक रहा होगा और तुम्हें उसमें दिक्कत हो रही होगी, भले ही आता हो बट कॉन्फिडेंस नहीं होगा और वो तुम्हें परेशान करेगा। तो करना क्या है, डाउट्स को अपने हाथ के हाथ क्लियर करना है। एंड इसी में एक बहुत खूबसूरत टूल है, फिलो ऐप की मैं बात कर रहा हूँ। फिलो ऐप की खासियत ये है कि एक बार एड्रेस आप जरा दिखाई दीजिए। फिलो ऐप में ऐसा है कि अगर तुम किसी परेशानी में फंसे हो, किसी सवाल में तुम्हें दिक्कत हो रही है, कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें उसका फोटो लेना है, उसका फोटो या स्क्रीनशॉट लेके तुम्हें फिलो ऐप पे अपलोड कर देना है। 60 सेकंड के अंदर अंदर, 60 सेकंड्स के अंदर अंदर तुम्हें एक लाइव ट्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ट्यूटर तुम्हारे वेल ट्रेंड होंगे, तुम्हारे नॉन जजमेंटल होंगे। चाहे तुम आसान से आसान है, हमारे एडिटर साहब ने जो प्रॉब्लम दी है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है मैथमेटिक्स की, बट वो तुम्हें जज नहीं करेंगे फालतू। तुम चाहो तो उनसे दोबारा भी, मतलब फॉलोअप्स भी पूछ सकते हो कई बार। ठीक है, नहीं समझ आया, ट्यूटर्स हियर आर वेरी पेशेंट एंड एक्सपर्ट तो हैं, साथ में बहुत पेशेंट और संयम से भी समझाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ एक बहुत सुंदर चीज़ है, एक सुपर एआई मोड। एआई के साथ पढ़ाई तो अब एक नॉर्म बन गया है। अगर तुम चाहो तो तुम अपना एआई से भी सवाल जो है उसका जवाब पूछ सकते हो, एंड ताकि एक्यूरेसी बेटर मेंटेन रहे तो ये एआई मोड 2 से 3 बार अपने आंसर को वेरीफाई करता है, फिर ही वो आंसर तुम्हें देता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे चैट जीपीटी मिस्टेक्स कर देता है कई बार, वो यहाँ पे आ जाए, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। और तो और यहाँ प्रावधान रहता है कि अच्छा अगर एआई मोड के बावजूद नहीं समझ आ रहा तो फिर से तुम ट्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ फिलो ऐप पे इन्होंने एक बहुत खूबसूरत काम कर दिया है। ये मैं चेक करके लाया हूँ, ऐसे सारी चीज़ें लिखा कर लाया हूँ। तुम्हें फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री पीवाईक्यूज ऐप के अंदर ही वहीं पर साथ में मिल जाते हैं, और उसके लिए तुम्हें अलग से पे भी नहीं करना पड़ता है, वो कंप्लीटली फ्री रिसोर्स है। तो वो एक बहुत सुंदर चीज़ उन्होंने कर रखी है। फिलो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेट करने की अब कोई गुंजाइश ही नहीं है, फटाफट जाओ और उसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो, यूज़ करो और अपने डाउट्स को हाथ के हाथ क्लियर करो। तीसरी बात पर चलते हैं कि अपने को ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को इंडिविजुअली पढ़ने की गलती नहीं करनी है, खासकर जब वो चैप्टर्स जीओसी, आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन है। ऐसा अच्छा मैंने यहाँ पे लिखी है क्या, ठीक है मैं बता देता हूँ, मैंने अलग से लिखी नहीं है। बट जेई मेंस का इस बार क्या हो रहा है, जेई मेंस क्या करता है, तुम्हारे 12वीं के जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं ना, कौन से तुम्हारे एल्काइल हेलाइड्स हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, ये वाले मिलाएगा, प्लस इसमें जीओसी मिला के एंड प्रोडक्ट में पूछ लेगा स्टेबिलिटी कौन सी है। इसमें आइसोमेरिज्म मिला के तुमसे ये पूछ लेगा, अच्छा बताओ प्रोडक्ट में कितने कायरल सेंटर है, अच्छा बताओ प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारा किस तरीके का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, मेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर तुम जीओसी आइसोमेरिज्म, ठीक है, इंडिविजुअल इजी सवाल आ सकता है उससे कि अच्छा एसिडिक ऑर्डर बता दो, बेसिक ऑर्डर बता दो, या आइसोमेरिज्म से तो इंडिविजुअल सवाल कम ही आता है, जिससे मैं अपना फोर्थ पॉइंट पे आऊँगा कि जेई मेंस ऑब्सेस्ड है आइसोमेरिज्म इन प्रोडक्ट्स पूछने में। तो इस बात का खासा ध्यान रखना, तुम 12वीं के भले ही चैप्टर्स पढ़ रहे हो, उसमें कौन सा रेसमिक मिक्सचर बना रहा है, कितने कायरल सेंटर होते हैं, क्यों बना रहा है रेसमिक मिक्सचर, कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, सारी ऑर्गेनिक को आइसोमेरिज्म से ज़रूर रिलेट कर करके पढ़ना। ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे। एक कई सारे रूल्स होते हैं, कार रूल होता है, कैट रूल होता है, ठीक है, सिस है या डाया, ठीक है। तो वो मतलब जो मैं यू गेट द फील ऑफ इट, बट मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आइसोमेरिज्म को इंक्लूड करके ही 12वीं के क्या है, आइसोमेरिज्म 11वीं में पढ़ा दिया जाता है और फिर बालक छोड़ देता है। बट वो दिक्कत है क्योंकि 12वीं में उसका असली यूज़ है, 12वीं के चैप्टर्स के साथ मिला के जेईई मेंस पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा है, तो इस बात का ध्यान रखना। और पांचवा, कई बच्चों को दिक्कत होती है, हो सकता है तुम्हें ना हो, बट अगर तुम्हें रिएक्शंस याद नहीं हो रहे हैं, वैसे तो जहाँ तुम ये सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो रिएक्शंस तुम्हें जनरली जो है याद हो जाते हैं, बट नहीं भी होते तो प्लीज़ रिएक्शंस को लिख लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपनी कॉपी उठाओ, ये तुम्हारा कागज़ है, यहाँ से लिखना शुरू करो, रिएक्शन 1 ये इसका नाम है, ये रिएक्शन है, रिएक्शन 2 ये इसका नाम है, ये रिएक्शन है, ठीक है। तो प्लीज़ लिख लिख के मसल मेमोरी बहुत एक्चुअल और रियल चीज़ होती है, और उसको लिख लिख के करोगे तो प्लीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसको अपने को ज़रूर से करना है। मैं थोड़ा सा स्टटर कर रहा हूँ, एक्चुअली तबीयत मेरी थोड़ी नासाज है, बहरहाल कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं फटाफट बता देता हूँ। जीओसी में अब क्या है कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ऑर्गेनिक में कोई बहुत सारे चैप्टर हो तो उसमें से मैं 3-4 बता दूँ तो कोई काम हो, तो मैंने चैप्टर के साथ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक भी, ये मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है, तो मैं वहाँ भी तुमने देखा होगा, मैंने यहाँ अभी वो डिटेल में लिख दिए हैं, तो तुम पूरे पढ़ लेना। जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, ये सब में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे SN1, SN2, E1, E2, इवन सीबी से भी सवाल पूछ लेता है, कई बार थोड़ा कम पूछता है बट पूछ लेता है। नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे 12वीं के ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैलो, एल्कीन और एरीन से लेके अमीन्स तक सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ मैंने कोई भी चैप्टर को एक्सक्लूड नहीं किया है, और उसका कारण है इंटरलिंकिंग। कई बार ऐसा होता है सवाल में कि तुमको, मैंने पीछे बताया ना, तुमको क्या करेगा, तुमको एक ए दे देगा, ये ए जो है ये अल्कोहल है, तुमसे कुछ बनवा रहा होगा, यहाँ बी बन जाएगा, ये बी होगा एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड में कुछ और डलवा रहा होगा, सी बन जाएगा, ये सी तुम्हारा फिनॉल बन रहा होगा यहाँ पे। तो ऐसे अलग अलग पढ़ के कोई फायदा नहीं है, किसी से भी कहीं से भी सवाल आ जाता है। अमीन्स में अक्सर देखा गया है, एक बात का ध्यान रखना, अमीन्स में अक्सर देखा गया है कि रिएक्शन मैकेनिज्म से सवाल पूछ लेता है, पेन थोड़ा पतला कर ले रहा हूँ। अमीन्स में अक्सर देखा गया है कि रिएक्शन मैकेनिज्म से सवाल पूछा ले जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना। और नेम रिएक्शंस, हाँ नेम रिएक्शंस में भी मैकेनिज्म का सवाल पूछ लेता है। कैसे पूछता है, एक स्टेप उठा के दे देगा कि इस स्टेप के बाद क्या होगा, इस स्टेप के बाद कौन सा प्रोडक्ट डालता है, इस स्टेप में ये प्रोडक्ट ये रिएजेंट डाला तो कितने कायरल सेंटर का प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो जेईई मेंस तुम्हारा पूछता है। मैं बहुत पीवाईक्यू वगैरह देखे उसके बाद ये वीडियो बनाई है, तो अब मेरे को सारी चीज़ें जबान पे आ गई है, ठीक है, वरना ये सब पढ़े हुए मुझे 2 साल हो गया था। चैप्टर 2 पे चलते हैं वीडियो के, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने की, कि न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स, ये 2 मेजर चीज़ें हैं जो एनटीए दबा दबा के पूछ रहा है। तो मैं हर फॉर्मूला पे, जैसे चाहे नर्न्स इक्वेशन हो, तुम्हारी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन हो, तुम्हारी आर्हेनियस इक्वेशन हो, जितनी इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की इक्वेशन हो, जितनी इक्वेशंस हैं उन पे अच्छे लेवल ऑफ सवाल, अच्छे नंबर ऑफ सॉल्ट एनालिसिस वो वाला हाइड्रोलिसिस होता है शायद, मैं गलत बोल रहा हूँ, बट उस वो जो तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम में होता है उस पर दबा दबा के सवाल पूछ रहा है। तो प्लीज़ हर फॉर्मूला पे तुम्हारी अच्छे नंबर ऑफ प्रैक्टिस, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। और स्टडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स डज वंडर्स। अच्छा, अगर तुम्हें एक ग्राफ बना के दे देगा आयनिक इक्विलिब्रियम का, तुम्हें इसका ग्राफ बना के, बहुत सारे सवाल तुम्हारे ग्राफ में पूछता है गैसियस स्टेट से और लिक्विड स्टेट से, तो इसमें बहुत मतलब दबा के भाई साहब वैन हॉफ फैक्टर पूछ लेगा, वांट ऑफ फैक्टर से वो हॉफ फैक्टर कुछ होता है उससे न्यूमेरिकल पूछ लेगा, तुम्हारे आई फैक्टर ऐसा ऐसा है,
तो ये सवाल पूछ रहा है, मैंने देखे पेपर में ये सवाल। और एक मेजर चीज जो मुझे दिखी पेपरों में कि लैंग्वेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन फिजिकल केमिस्ट्री, फालतू की टफ लैंग्वेज है। मैंने देखा कि जो सवाल में बस इतनी जानकारी थी, अगर तुम बॉयल डाउन करने पे आओ तो 4 पॉइंटर्स थे, वो 3, 5, 7 ऐसी ऐसी लाइनों का सवाल है। भयंकर भयंकर फिगर। अच्छा अगर ये चाहे वही फॉर्मूला लग रहा है, अगर ये आसान कोई पेपर होता तो बोल देता 12 ये है, 6 ये है, 7 ये है, 8 ये है, डाल दो, बात खत्म। नहीं नहीं नहीं, ये देंगे प्रेशर है 12.283 एटीएम, अब पास्कल में कन्वर्ट करते बैठो। फिर तुम्हें बोलेंगे कि वॉल्यूम दी हमने 6.93 लीटर, अब कन्वर्ट। तो ये सब ना तुम्हें अजीब अजीब सी चीजें देखे डराने की कोशिश करते हो। तुम्हें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें अपने लिए एक डायरेक्टरी बना लेनी है अपनी कॉपी में। कैसे? सवाल पढ़ते गए साथ साथ, कुछ नहीं, प्रेशर ये दिया है, अच्छा इन्फॉर्मेशन देखते जाओ, अच्छा प्रेशर ये दिया है, ठीक है, मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट दी हुई है, ओके। छोटे 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 पॉइंट्स नोट करते जाओ, तुम्हारा जो ये इतना बड़ा सवाल है ये इतना छोटा बन जाएगा। और फिर क्या है, फॉर्मूला तुम्हें याद ही कर लिया, तुमने पिछली बातें सुनी है क्योंकि तो फॉर्मूला तुम्हें अब याद है, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं, अब अपन उस पर आ गए जैसा ट्रेंड फॉलो हो रहा है, अब अपन आ गए थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड ऑल। तो मोल कंसेप्ट एंड रिडॉक्स स्टोइशियोमेट्री जो है, इसके बिना तुम्हारी केमिस्ट्री है ही नहीं, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम पढ़ लेना लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन बहुत पूछ रहा है, KMnO4 के सवाल पूछता है, Na2S2O3 के सवाल पूछता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हारा बोहर एटॉमिक मॉडल पूछ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दबा दबा के सवाल भाई। यार आई एम सो प्राउड ऑफ दिस वीडियो, इतनी रिसर्च करा। ये तो खैर इसके बारे में थोड़ी पहले भी रिसर्च में कर चुका हूँ, एक वीडियो में तुम देखोगे तो मिलेगा, बट मजा आया यार। ठीक है, गैसियस स्टेट, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में ये कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम से सवाल पूछता है। ली शैडलर प्रिंसिपल से हर साल एक आधा सवाल किसी एक आधा शिफ्ट में मिलता है। पीएच कैलकुलेशन बहुत सारे सवाल, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ही था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भर भर के सवाल, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में मेजरली हेस लॉ पे मुझे ज्यादा सवाल दिखे, जिसमें कैलकुलेट करना होता है तुम्हें फाइनल एंथैल्पी वगैरह। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्न्स्ट इक्वेशन दे देता है, फैराडे लॉ, या इसमें ग्राफ भी पूछता है, ठीक है। तो ग्राफ तुम्हें कहाँ मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अक्सर अपन ग्राफ तैयार नहीं करते हैं, तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। फाइनल चैप्टर, चैप्टर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अपन आ जाते हैं। चलो, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम थ्योरी कवरेज इज एसेंशियल। तुम्हें नहीं पता कि कहाँ से सवाल आएगा, और इसमें कहीं से भी सवाल आ सकता है, बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे मेजरली जस्ट फैक्ट्स, ठीक है। तो इसमें एक सिलेबस अपने को पूरा कवर करके जाना है। पीरियोडिक ट्रेंड्स, वैलेंसीज और केमिकल बॉन्ड्स या बॉन्डिंग जो है, ये तुम्हारा मेजर फोर्टे रहता है। पूरी अगर इनऑर्गेनिक तुम्हें समझनी है तो ये तुम्हें आनी ही चाहिए, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों पे जितनी बेहतर पकड़ होगी तुम्हारी, उतना ज़्यादा तुम फायदे में रहोगे। एक परसेप्शन होता है, बच्चों को लगता है कि इनऑर्गेनिक बहुत रटनी है, ऐसा नहीं है। अगर तुम लॉजिक कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीज़ें विल एक्चुअली मेक सेंस फॉर यू। किस दौर में, जैसे अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है तो उसका क्या असर है, अच्छा अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ तो साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट से कैसे हो रहा है कि साइज बढ़ता जा रहा है, तो कनेक्ट कर करके देखोगे। एक्सेप्शन है, अच्छा क्रोमियम में एक्सेप्शन है, क्यों है, क्योंकि अच्छा कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें अगर लॉजिक ढूंढोगे एक्सेप्शन में तो तुम्हें धीमे धीमे समझ आएगा। आज मेरे ना सामान पे सारी केमिस्ट्री चढ़ी हुई है क्योंकि मैंने दबा के PYQ स्टडी करे। ऐसा मत समझना कि भैया को 2 साल बाद भी आते, धीमे धीमे भूल रहा था मैं चीजें, ठीक है। और अगर कोई चीज़ बिल्कुल प्योरली मेमोरी बेस्ड है तो उसको थोड़ा सा तुम्हें एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं भी ये मान रहा हूँ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और उस सब में हो जाता है, तो ऐसे में निमोनिक्स का इस्तेमाल करो और शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, केमिकल बॉन्डिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पे सीधा सवाल आ जाता है। ट्रेंड्स ऑफ साइज और एनर्जीज पे बहुत सवाल देख लिए मैंने, तुम्हें 4 ऑप्शन दे देगा, तुम्हें ये एलिमेंट दिए हैं, अब ऑर्डर बताओ। सिंपल सीधा सवाल की ऑर्डर बता दो भाई, बात खत्म। तो इस तरह के सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। DNF ब्लॉक में अगेन ट्रेंड्स के सवाल, आयनाइजेशन, एटमाइजेशन, एंथैल्पी के सवाल। K2Cr2O7 और KMnO4 NCERT का 2 पेज हैं आजू बाजू के, इन पे इनकी इक्वेशंस दी हैं, 7-8 रिएक्शंस हैं, याद करने पड़ते हैं, आ रहे हैं पेपर में, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अगेन हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल लिखा है सब यहाँ पे, बट ये उस पर मेरा मेजर फोकस नहीं है। मेरा मेजर फोकस था तुम्हें ये बातें बताने का जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च और वो समझ के मैंने लिखी है, ठीक है। तो दैट वाज मोर और लेस द वीडियो। सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। आशा करता हूँ तुम फॉलो करोगे, तुम्हें थोड़ी हेल्प होगी। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।